हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जीन के बारे में पढ़ेंगे। जीन क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। साथ ही साथ आज हम स्प्लिट जीन, ओवरलैपिंग जीन, क्राइप्टिक जीन, स्यूडो जीन, जीन फैमिलीज, इन सभी को एक एक करके फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं जीन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जीन एक अंतिम इकाई होते हैं जो किसी लक्षणों की आनुवंशिकी को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जीन जो होती है वो बहुत छोटी यूनिट, बहुत स्मॉल यूनिट होती है और जो किसी लक्षणों की आनुवंशिकी को नियंत्रित करती है। देखिए, प्रत्येक जीव में लक्षणों का निर्धारण आनुवंशिक कारकों के द्वारा होता है। और आनुवंशिक कारक कौन कौन से होते हैं? डीएनए होते हैं और कुछ आरएनए होते हैं, है ना। और ये आनुवंशिक कारक गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक जीव में लक्षणों का निर्धारण आनुवंशिक कारकों के द्वारा होता है और डीएनए एवं आरएनए ये आनुवंशिक कारक होते हैं और ये आनुवंशिक कारक गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इन आनुवंशिक कारकों को ही जीन कहते हैं। ठीक है, अब आपको जीन समझ आ गया होगा कि जीन क्या होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। 2 से 3 डेफिनेशन बताऊंगी, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ओनली एक ही डेफिनेशन लिखना है। तो चलिए देखते हैं। एक अंतिम इकाई जो किसी लक्षण की आनुवंशिकी को नियंत्रित करती है जीन कहलाती है। ठीक है, एक अंतिम इकाई जो किसी लक्षणों की आनुवंशिकी को नियंत्रित करती है जीन कहलाती है। फिर सेकंड डेफिनेशन है, डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कोड निहित रहते हैं जीन कहलाते हैं। ठीक है, डीएनए का सबसे छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कोड निहित रहते हैं जीन कहलाते हैं। फिर थर्ड है, जीन डीएनए अणु का एक ऐसा खंड है जिसमें विशिष्ट प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के रूप में सांकेतिक सूचना संचित रहती है। ऐसी स्मॉल यूनिट को जीन कहते हैं। तो ये हो गई इसकी 3 डेफिनेशन। एक डेफिनेशन आप कोई भी याद कर लीजिए। ठीक है, अब जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के अंदर धागेनुमा क्रोमोनीमेटा जिस पर जीन्स पाए जाते हैं। सेल के न्यूक्लियस में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के अंदर धागेनुमा क्रोमोनीमेटा जिस पर जीन पाए जाते हैं। इनका आकार एवं संख्या विभिन्न जीवधारियों के गुणसूत्रों में अलग अलग होती है। किसी में इनकी संख्या 8 है तो किसी में इनकी संख्या 18 होगी, है ना। ऐसी ही इनका आकार, यदि किसी क्रोमोसोम में इनका आकार गोल है तो किसी में धागेनुमा होगा। यानी कि इनका आकार और इनका जो संख्या है वो जीवधारियों के गुणसूत्रों में अलग अलग होती है। आधुनिक आविष्कारों में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जीन डीएनए के अणु का ऐसा खंड है जो किसी एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण का नियमन करता है। इस खंड को सिस्ट्रॉन कहते हैं। जो जीन होते हैं वो डीएनए का ही एक खंड होता है और ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन या फिर एंजाइम के संश्लेषण का नियमन करता है। इस खंड को सिस्ट्रॉन कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीन को देखने पर क्रोमोसोम पर जीन की स्थिति लंबवत दिखाई देती है। यदि इस जीन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं तो ये क्रोमोसोम के ऊपर लंबवत दिखाई देते हैं। इस आधार पर क्रोमोमियर्स को जीन का स्थान माना जाता है और कुछ साइंटिस्ट लोग जो है उन्होंने क्रोमोमियर्स को ही जीन कहा है। ठीक है, तो ये हो गया जीन क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम टाइप्स देखेंगे कि जीन कितने टाइप्स के होते हैं। विभिन्न प्रकार के कोडोन अनुक्रम, कोडिंग सीक्वेंसेस विभिन्न प्रकार के संगठन प्रदर्शित करते हैं। जो जीनों के कोडोन सीक्वेंसेस होते हैं वो विभिन्न प्रकार के संगठन प्रदर्शित करते हैं।
प्रोकैरियोट्स में कुछ अपवादों को छोड़कर जीनों के कोडॉन सीक्वेंसेस यूनिटरप्टेड या सतत होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोट्स में जीन समूह में संगठित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रोकैरियोट्स में जीन जो होते हैं वो समूहों में या ग्रुप्स में संगठित होते हैं तथा प्रत्येक समूह एक एकल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का निर्माण करता है और जो प्रत्येक ग्रुप होता है वो एक एकल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का निर्माण करता है। सामान्यतः विभिन्न जीन पृथक इकाइयों के रूप में पाए जाते हैं, परंतु कुछ प्रोकैरियोट जीन्स ओवरलैपिंग भी हो सकती है या अतिव्यापी भी हो सकती हैं। लगभग जो जीन होते हैं वो एक पृथक इकाइयों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स जीन अतिव्यापी या ओवरलैपिंग भी हो सकती हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीन क्रियात्मक इकाइयाँ या फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, परंतु यूकैरियोटिक जीन अनेक संगठनों में प्रदर्शित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्प्लिट जीन, ओवरलैपिंग जीन, कूट जीन या स्यूडो जीन। ठीक है, तो हम इन्हीं सभी जो जीन हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन क्या होते हैं? स्प्लिट जीन अधिकांश यूकैरियोटिक जीनों के वास्तविक सूचनाओं से युक्त कोडिंग रीजन कुछ से लेकर अनेक नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस द्वारा बंधे रहते हैं या बाधित होते हैं। ऐसे जीनों के कोडॉन क्षेत्रों को एक्सॉन या इंट्रॉन कहते हैं। अधिकांश जो यूकैरियोट्स जीन होते हैं उनमें वास्तविक सूचनाओं से युक्त कोडिंग रीजन कुछ से लेकर अनेक नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस तक फैले होते हैं। ऐसे जीनों के कोडॉन क्षेत्रों को एक्सॉन या इंट्रॉन कहते हैं। चूँकि इस प्रकार की जीनों के कोडॉन सीक्वेंसेस इंट्रॉन के कारण अनेक भागों में विखंडित होते हैं, अतः इन्हें स्प्लिट जीन कहते हैं। जो इंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं उनके कारण जीन विभिन्न भागों में विखंडित हो जाते हैं, अतः इन्हें स्प्लिट जीन कहते हैं। इस कारण इन्हें स्प्लिट जीन कहते हैं। पियरे चैम्बर्डेन नामक साइंटिस्ट और उनके सहयोगियों ने 1977 में स्प्लिट जीन की खोज की, जो कि अंडे की 386 एमिनो एसिड लंबी ओवल्यूमिन प्रोटीन को कोडित करती है। पियरे चैम्बर्डेन नामक साइंटिस्ट और उनके सहयोगियों ने स्प्लिट जीन की खोज की। स्प्लिट जीनों के अनुलेखन से प्राप्त आरएनए में एक्सॉन तथा इंट्रॉन दोनों ही अनुक्रम पाए जाते हैं। इस आरएनए को प्राथमिक अनुलेख या सम्मिश्रण आरएनए या फिर एचआरएनए कहते हैं। इस एचएनआरएनए में फिर इंट्रॉन का निष्कासन एक छोटी केंद्रकीय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के द्वारा होता है। एसएनआरएनपीएस एंजाइम होते हैं। एसएनआरएनपी क्या होता है? छोटी केंद्रकीय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। स्मॉल यानी कि एस, केंद्रकीय यानी कि न्यूक्लियस, एन, राइबो यानी कि आर, न्यूक्लियो यानी कि एन, प्रोटीन यानी कि पी और बहुत सारे प्रोटीन्स यानी कि एस। तो एसएनआरएनपीएस एंजाइम होते हैं जो इंट्रॉन को काटते हैं और एक्सॉन को परस्पर जोड़ते हैं। तो गाइस, जो एसएनआरएनपीएस एंजाइम्स जो होते हैं वो इंट्रॉन्स को काटते हैं और एक्सॉन्स को परस्पर जोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को स्प्लिसिंग या संवर्धन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एसएनआरएनपीएस एंजाइम्स आपको समझ में आई गए होंगे। छोटी केंद्रकीय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, यही इंट्रॉन्स को काटती है और एक्सॉन्स को परस्पर जोड़ती हैं और इस संपूर्ण प्रोसेस को स्प्लिसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्प्लिट जीन। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, स्प्लिट जीन की प्रमुख विशेषताएं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्प्लिट जीन्स। प्रत्येक स्प्लिट जीन एक एक्सॉन के साथ प्रारंभ होती है तथा एक एक्सॉन के साथ समाप्त होती है, अतः किसी भी जीन में एक्सॉनों की संख्या उसमें उपस्थित इंट्रॉनों की संख्या से एक अधिक होती है। क्योंकि एक स्प्लिट जीन के साथ तो एक्सॉन प्रारंभ हो रही है और दूसरी स्प्लिट जीन के साथ
एक्सॉन के साथ स्प्लिट जीन समाप्त हो रही है, इस कारण जीन में एक्सॉनों की संख्या इंट्रॉनों की संख्या से एक अधिक होती है। ठीक है, दूसरा है एमआरएनए में एक्सॉन का क्रम वही होता है जो जीन में पाया जाता है। एमआरएनए में एक्सॉन का क्रम वही होगा जो जीन में पाया जाएगा। ठीक है, तीसरा है इस इंट्रॉन, ये जो इंट्रॉन होते हैं या कुछ इंट्रॉन जो होते हैं वो आरएनए प्रोसेसिंग में भाग लेने वाले एंजाइम को कोडित करते हैं। फिर है किसी जीन का एक ही जीव के सभी ऊतकों में एक समान स्प्लिट जीन संगठन पाया जाता है। तो ये तो हो गई स्प्लिट जीन की विशेषताएं। अब हम सेकंड देखेंगे ओवरलैपिंग जीन या अतिव्यापी जीन। अतिव्यापी जीन क्या होते हैं? दो निकटवर्ती जीनों के मध्य अंतराल डीएनए पाया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, जो दो निकटवर्ती जीन होते हैं या दो जीन जो होते हैं उनके मध्य अंतराल डीएनए पाया जाता है जिसका कोई प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं होता है, जो कोई महत्वपूर्ण कार्य में भूमिका भी नहीं निभाते हैं। तो ऐसे जीनों को ओवरलैपिंग जीन या अतिव्यापी जीन कहते हैं। परंतु अनेक विषाणुओं जैसे कि जीवाणु भोजी हुआ, MS2 हुआ, इनमें जीनों के कुछ क्षेत्र ओवरलैपिंग होते हैं। इन विषाणुओं में कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो अतिव्यापी होते हैं। ऐसे निकटवर्ती जीनों के जोड़े जिनके कोडोन अनुक्रम या कोडोन सीक्वेंसेस आंशिक रूप से अतिव्यापी होते हैं, ओवरलैपिंग जीन या अतिव्यापी जीन कहलाते हैं। इस प्रकार जब कोई एक डीएनए खंड दो या दो से अधिक जीनों के कोडोन अनुक्रम का भाग होता है तो ऐसी जीनों को अतिव्यापी या ओवरलैपिंग जीन कहते हैं। तीसरा है जीवाणु ई कोलाई के ट्रिप्टोफैन एमआरएनए में भी ओवरलैपिंग जीन की खोज की गई। ये ओवरलैपिंग जीन की खोज ई कोलाई नामक जो जीवाणु है उसके ट्रिप्टोफैन एमआरएनए में ओवरलैपिंग या अतिव्यापी जीन की खोज की गई। अतिव्यापी जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर उत्परिवर्तित नहीं होते हैं और ना हो सकते हैं, अर्थात वे एक साथ उत्परिवर्तित होते हैं। ये ओवरलैपिंग जीन कभी भी अलग अलग उत्परिवर्तित या स्वतंत्र उत्परिवर्तित नहीं होते, ये एक साथ उत्परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार अतिव्यापी जीनों के अतिव्यापी क्षेत्रों में होने वाला एक उत्परिवर्तन दो जीन उत्पादों के क्रियाकलाप को नष्ट करके प्लियोट्रॉपी उत्पन्न कर सकता है। क्या? प्लियोट्रॉपी उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद है अतिव्यापी जीनों के बेनिफिट्स यानी कि लाभों में से एक लाभ ये भी है कि डीएनए के किसी क्षेत्र से क्रमबद्ध व्यवस्थित जीनों की तुलना में अधिक प्रोटॉनों के उत्पादन को संभव बनाती है। ये अतिव्यापी जीन की बेनिफिट है। ये क्या करती है, डीएनए के जो कुछ क्षेत्र होते हैं उनसे क्रमबद्ध व्यवस्थित जीनों की तुलना में अधिक प्रोटॉनों के उत्पादन को संभव बनाती है। अतिव्यापी जीनों के द्वारा बहन की जाने वाली जीनोम या मानव जीनोम पर भी लागू होती है। मानव जीनोम अनुक्रमण के परिणामों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मानव में 30,000 से 70,000 जीन्स पाए जाते हैं। ये मानव जीनोम परियोजना के परिणामों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पता लगाया है कि 30,000 से लेकर 70,000 के समथिंग जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरलैपिंग जीन। अब हम थर्ड देखेंगे स्यूडोजीन या कूट जीन। तो स्यूडोजीन क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीवों में ऐसे विभिन्न प्रकार के डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं जिनका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं होता है। इनमें से कुछ अनुक्रम फंक्शनल जीन्स की ही त्रुटिपूर्ण प्रतियां होती हैं। इन्हें ही कूट जीन या स्यूडोजीन कहते हैं। ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय जीवों में डीएनए अनुक्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, इन जीनों का सामान्य संगठन स्प्लिट जीनों के समान ही होता है। ये जो जीन होते हैं कूट जीन या स्यूडोजीन जो भी हो, ये
स्प्लिट जीन के समान ही होते हैं और इनका संगठन भी स्प्लिट जीन के समान ही होता है, क्योंकि इनमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों के अनुक्रम पाए जाते हैं और इंट्रॉन और एक्सॉन के अनुक्रम काय में स्प्लिट जीन में पाए गए थे, अभी मैंने आपको बताया। तो कूट जीन में भी पाए जाते हैं, इस कारण ये स्प्लिट जीन के समान होते हैं। उसके बाद है कूट जीनों में प्रमोटर्स, स्प्लाइस स्टेट्स जैसे कि कुछ जीनों में सदृश्य विशेषताएं पाई जा सकती हैं, फिर भी इन्हें अक्रियशील माना जाता है। कूट जीनों में प्रमोटर्स, स्प्लाइस स्टेट्स भी पाई जाती है, फिर भी इनको अक्रियशील माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका अनुलेखन नहीं हो पाता है, इनके आरएनए अनुलेखनों का संवर्धन नहीं हो पाता है एवं इनके आरएनए अनुलेखन का अनुवादन नहीं हो पाता है, इस कारण इन्हें अक्रियशील माना जाता है। ठीक है। इसके बाद है कूट जीन, स्यूडोजीन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है परंपरागत कूट जीन या कॉन्वेंशेशन स्यूडोजीन। फिर सेकंड है प्रसंस्कृत कूट जीन या प्रोसेस्ड स्यूडोजीन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेंशन स्यूडोजीन, ऐसे जीन जो उत्परिवर्तन द्वारा न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में हुए परिवर्तनों के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं, परंपरागत जीन या कॉन्वेंशेशन स्यूडोजीन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबिन कूट जीन, ग्लोबिन कूट जीन इसका ही उदाहरण है, किसका? कॉन्वेंशेशनल स्यूडोजीन का। फिर सेकंड है प्रोसेस्ड स्यूडोजीन, ऐसे जीन जो जीन अभिव्यक्ति के असमान अनुलग्न द्वारा उत्पन्न होती हैं एवं अनुलेखन के दौरान कोशिका में mRNA का संश्लेषण करती हैं, प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड स्यूडोजीन कहलाती हैं। चूहे की TA3 ग्लोबिन जीन इसका एग्जाम्पल है। तो ये हो गया कूट जीन या स्यूडोजीन। अब हम फोर्थ देखेंगे जीन फैमिलीज। जीन फैमिलीज क्या होती हैं? या जीन कुल किसी एक पूर्वज जीन के डुप्लीकेशन तथा डुप्लीकेशन से उत्पन्न प्रतियों में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न वेरिएशंस के फलस्वरूप प्राप्त जीनों के समूह को जीन फैमिलीज या जीन कुल कहते हैं। किसी एक पूर्वज जीन के डुप्लीकेशन है ना, या से उत्पन्न वेरिएशन या विभिन्नताएं के फलस्वरूप प्राप्त जीनों के ग्रुप को जीन फैमिलीज या जीन कुल कहते हैं। ठीक है। एक जीन फैमिलीज के सदस्य एक स्थान पर एक समूह या क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं। एक जीन फैमिलीज या एक जीन कुल के सदस्य एक स्थान पर एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। कुछ जीन फैमिलीज एक सामान्य सदस्य से मिलकर बने होते हैं। ऐसे जीन सदैव एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं तथा प्रत्येक गुच्छे में 2 से लेकर 100 तक जीन एक समान एवं आगे पीछे व्यवस्थित होते हैं। कुछ जीन फैमिलीज एक समान सदस्यों से मिलकर बने होते हैं और एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, एक क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं, और ये क्लस्टर 2 से लेकर 100 तक हो सकते हैं और आगे पीछे एक समान व्यवस्थित पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीन फैमिलीज उन जीनों में होते हैं जिनमें उत्पादन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जीन फैमिलीज उन्हीं में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोन जीन, rRNA जीन। ठीक है। सामान्यतः जीन फैमिलीज की सदस्य जीनों का कार्य समान अथवा परस्पर संबंधित होते हैं। जो जीन फैमिलीज या जीन कुल होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्य लगभग समान होता है और एक दूसरे से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल स्तनी हीमोग्लोबिन जीन फैमिलीज के सभी सदस्य उन प्रोटीन का कोडोन या कोडिंग करते हैं जिनका कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना होता है। कुछ मामलों में जीन कुल के कुल सदस्यों का डीएनए अनुक्रम समय के साथ उस सीमा तक अपसारित हो जाता है
कि उसके द्वारा कोडित प्रोटॉन नया कार्य करने लगता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो जीन फैमिलीज़ के सदस्य होते हैं उनका अनुक्रम यानी कि उनका डीएनए अनुक्रम एक समय के साथ अपसारित हो जाता है। इसके बाद है उपयुक्त दोनों जीनों के मध्य कोई क्रियात्मक सामंजस्य या फंक्शनल हार्मोन नहीं होता है, हालांकि दोनों ही जीन कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करते हैं। ये हो गया जीन फैमिलीज। अब लास्ट है फिफ्थ क्राइप्टिक जीन या गुप्त जीन। क्राइप्टिक जीन क्या होते हैं? क्राइप्टिक जीन या गुप्त जीन फिनोटाइपिकली साइलेंट डीएनए अनुक्रम होते हैं। ये क्या होते हैं? फिनोटाइपिकली साइलेंट डीएनए अनुक्रम होते हैं जो किसी सूक्ष्म जीव के जीवन चक्र के दौरान अभिव्यक्त नहीं होते, परंतु उनमें किसी बड़ी जीव संख्या के कुछ सदस्यों में उत्परिवर्तन, पुनर्योजन अथवा आनुवंशिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होने की क्षमता पाई जाती है। ये क्राइप्टिक जीन होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने जीनों की क्राइपिसिटी पर प्रश्न उठाए क्योंकि उनका मानना है कि गुप्त जीन प्रायोगिक दशाओं से साइलेंट होते हैं और प्राकृतिक वातावरण में इनकी अभिव्यक्ति को प्रेरित किया जा सकता है। गुप्त जीन अन्य साइलेंट या सेल्फिश डीएनए से भिन्न होते हैं जो अपनी अतिरिक्त प्रतियों का निर्माण करके जीनोम में फैल जाते हैं, परंतु इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई K12 में बीटा ग्लूकोसाइड का उपयोग वृद्धि के लिए नहीं करता। गुप्त जीन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये हो गया क्राइप्टिक जीन। ठीक है, तो सारे जीन हो चुके हैं, तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं इसका। एंड वीडियो ख़त्म हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।